आरंभ करने के लिए मैं पहले ये राष्ट्रीय उड़न परी सुमन भारती ललिता, उसी कलाम पार्क में जब मैं टहल रहा था तो सुबह सुबह देखता हूँ कि ये अपने कमर में एक रस्सी मोटी सी बांध करके और ट्रक का जो पीछे वाला चक्का होता है, बड़ा चक्का, वो मैंने बांध दिया गया था और उसको ले करके दौड़ रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने और पता नहीं कितना मैराथन और कितना क्या क्या दौड़ वो ही बताएंगे जीतते हुए। वो आप देख रहे हैं ये तिरंगा इसी स्थान में बढ़ाती रही और उसी के कारण वो उड़न परी होने के कारण इनको पुलिस में ये पद भी मिल गया है, जिसकी ट्रेनिंग में आजकल ये पटना में है। ये सारी बात हमको हर्षवर्धन बताया और हम उसी के थ्रू सारी जानकारी इनको भेजते रहे। और वो आज हमको फ़ोन से इनसे पहली बार बातचीत हुई कि प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में 2:30 बजे आ जाना। वो मेरा फ़ोन भी थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए पुनः हम हर्षवर्धन सिंह राठौड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं, उन्हीं से हमने लिया था। तो मैं पहला चाहूँगा कि वो पहले नंबर पर वो सुमन भारती ललिता आप स्नान ग्रहण करें। बैठ जाओ। दूसरे नंबर पर ये अरुण कुमार, ये भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अरुण कुमार जी आप आए यहाँ पर। अब आज की जो अध्यक्षता करेंगे वो पहले से ही सर्वविदित है, टीपी कॉलेज के नए प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव। अब अरुण कुमार विश्वकर्मा के यही जूलॉजी डिपार्टमेंट के पीजी हेड हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के। ये मुख्य अतिथि हैं। आप और विशिष्ट अतिथि हमारे पियारो साहब, ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो ढेर सारा सेमिनार कराने का, जितना चाहे टीपी कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, उसमें सेमिनार की भरमार का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो पियारो सुधांशु शेखर ही है। इनको मैंने चाहते नहीं थे कि सर हम अभी बच्चा हैं, बहुत हैं, ये हैं। हमने कहा कि जो बच्चा होने से नहीं, आप में जो क्वालिटी है उसके कारण मैं चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे काम करने वाले लोग, उनको एक बार लोगों ने कहा कि सर आप थक गए हैं, थोड़ा सा गेस्ट हाउस में आराम कर लीजिए, फिर मीटिंग में जाइएगा। तो बोले कि मैं प्लेन से आया हूँ तो थक रहा हूँ, चलो सीधे पहले वहीं काम करने के लिए। तो वो इस ढंग के आदमी थे। जिंदगी में 3 ही दिन वो छुट्टी पर रहे पूरी जिंदगी में। जब वो प्रिंसिपल एडवाइजर थे, साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के उस समय में, और उनकी पूरी पूंजी 4 ठो फुल पेंट, 4 ठो शर्ट और 1 ठो फिलिप्स का रेडियो। जिंदगी में उन्होंने शायद ही 1-2 बार टीवी देखा हो, और न तो जिंदगी में कभी मैंने चाय पी, कॉफ़ी पी, और न कभी मांस मछली खाए, कभी नहीं। तो बस एक फिलिप्स रेडियो और एक बीना रखते थे, जब कभी मन नहीं लगता था तो वही बजाते थे। एक पटिया था, उसी पर बिछा करके बजाते। हमने देखा अपनी आँखों से, और इसीलिए आप लोग जानते हो
राष्ट्रपति रहने के बाद जब वो निकले राष्ट्रपति भवन से तो सिर्फ एक ब्रीफ केस था जिसमें उनका सारा सामान, बस वैसे थे पीपुल्स प्रेसिडेंट, और कोई नहीं होगा। तो मैं अब PRO साहब निवेदन करूंगा कि आप आइए और उधर सुमन ललिता के बगल में आप सीख लीजिए। कि देखो ये आंखें दुनिया को दोबारा नहीं देख पाएगी, इसीलिए तुम्हारे अंदर जो बेहतरीन चीज़ है वो दुनिया को दे के जाना, बच्चों को दे के जाना। इस बात को हमेशा संदेश के रूप में आप भी अपने अंदर में जगह देते रहिएगा, तो यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, उनको स्मरण करने का। उनको एक बच्चे ने पूछा कि अगर भगवान से आपका दर्शन हो जाए और भगवान आपको बोले कि अपने लिए एक वरदान मांगो, तो आप कौन सा वरदान मांगेंगे भगवान से? तो जवाब में उन्होंने यही कहा कि मैं, अगर ईश्वर हमारी मुलाकात हो जाए तो मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि हे ईश्वर, भारत को विकसित भारत बना दो, बस इतना ही। तो उनकी सोच भी बहुत बहुत ऊंचाई की थी, वो पहाड़ से भी ज़्यादा ऊंचा सोच रखने वाले थे, और विचार की गहराई समुद्र से भी ज़्यादा गहरा था उनका। तो मैं अब कार्यक्रम को शुरू करने से पहले चाहूँगा जावेद साहब आप आइए और चंद शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। कि APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जो दुनिया को एक संदेश दे गया। शायद अगर हम लोग APJ अब्दुल कलाम की कुछ संदेशों को, कुछ बातों को अगर अपने जीवन में उतार लें और उसको हम अमल करें, उसको फॉलो किया जाए, तो शायद हम अपना जीवन भी बहुत अच्छा बन सकता है। APJ अब्दुल कलाम का जो सफ़र था वो बहुत जो है 1931 में ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे। एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए जिनका हालत बहुत ही दयनीय था। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं। एक किताब है माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर। ये बहुत उनकी मशहूर किताबें हैं जिसमें अपनी बात में उन्होंने लिखा है। ये इनका परिवार, इनका अभी रामेश्वरम में छाता बनाने का दुकान है। इनके भाई आज भी रामेश्वरम में छाता बनाते हैं। इनकी दुकान की फ़ोटो भी उस किताब में लगी हुई थी, उसमें देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी माई जर्नी में लिखा है। माई जर्नी में जब उन्होंने अपना बहुत सारी बातों को लिखने की कोशिश किया है, वो पढ़ने में एक प्रतिभाशाली छात्र थे। पहले तो शुरू में किसी मदरसा में पढ़े, बाद में वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे। पढ़ने में वो प्रतिभाशाली छात्र थे, उनको उतना जगह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल जीवन में ही उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था। घर घर सुबह सुबह अखबार देते थे, जिससे उनका कुछ जीवन यापन चलता था। ऐसी जिंदगी उनकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने माई जर्नी में एक जगह लिखा है, वो लोग मेरे ख्याल से कई भाई बहन थे, जिसमें घर की हालत इतनी दयनीय थी कि ये रोटी जब इनकी माँ बनाती थी तो गिनती का बनता था। तो ये जो है कुछ ज़्यादा रोटियां खा, इन्होंने खुद लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में माई जर्नी में कि कुछ ज़्यादा रोटियां ये खा लेते थे। तो बड़े भाई जो है ना, उनको सिर्फ देखते थे क्या कर रहा है। बोला कुछ दिनों बाद मुझे समझ आया कि मैं जो है अपनी माँ के हिस्से की रोटी भी मैं खा जाता हूँ। मैं रोने लगा अपनी माँ से लिपट करके, तो मुझसे गलती हो रही थी। तो ये ऐसे परिवार के थे जहाँ पे रोटियाँ भी गिन गिन के खाई जाती थीं, और उन्होंने फिर अपने जीवन का सफ़र शुरू किया। चलते चलते जब इन्होंने +2 करने के बाद से इनका बेसिकली, इनके वालिद साहब जी उनके फादर थे, उनका एक मामूली सा कारोबार था, और ख़ासकर इनका जो परिवार था वो नाव का बिजनेस करता था, नाव वगैरह चलाता था। उस ज़माने में चूँकि रामेश्वरम समुंदर के किनारे है, और समुंदर के किनारे के लोगों का जो पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, वो इस तरह का होता है। तो ऐसा करते थे। और नाव में जो है
वो एक बार जो है नीचे से उसमें सुराख हो गया, वो ठीक नहीं होता था। इन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि इनका जो है वो प्रयास सफल रहा, और वहीं से इन्होंने अपनी टेक्निकल माइंड का इनका अपना एक तरह से कुछ पहले से बचपन से ही था, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया इसको। फाइनली इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा, पहले तो कंपटीशन से ज़्यादा हुआ करती थी, आज भी होती है, उन्होंने कंपटीशन से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया, जिसका नाम है मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज ये आईआईटी के नाम से, आईआईटी मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। जब सिलेक्शन हुआ, उन्होंने माय जर्नी में इस चीज़ को भी कोट किया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसमें फ़ीस थे कुछ, वो फीस देने के पैसे ही नहीं थे परिवार में, घर में, तो फीस कैसे दिया जाता कि एडमिशन होता, फिर जाते तो हम कहाँ रहते मद्रास में, कैसे खर्चा जीवन यापन चलता। तो उन्होंने लिखा है कि मेरी छोटी बहन थी, एक बहन थी उनकी, उन्होंने अपनी बहन को गहने को, उसके परिवार के लोगों ने जो है ना उनके गहने को बेचा। बेचने के बाद से इनको लेके गए मद्रास में इनको जो है ना अपना एडमिशन कराया, और कहीं हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था की गई, उसमें अपना जीवन यापन करते रहे। पैसा इतना लिमिटेड था कि कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता, फिर दोबारा इंतजाम नहीं हो पाता। ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इनके एक जो है उस वक्त प्रोफेसर थे जिनका नाम था सारा भाई, जो इसरो के मेरे ख्याल से हेड भी रहे थे। सारा भाई जो है ना इनकी प्रतिभा को जानते थे, इनकी कंडीशन को समझ रहे थे। प्रोफेसर सारा भाई ने कहा था कि जो विद्यार्थी एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट का डिज़ाइनिंग बनाएगा उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लिखे हैं उन्होंने माय जर्नी में ही, इसी किताब में, कि मैं 3 दिन 3 रात लगातार उस एयरक्राफ्ट पर काम करता रहा कि कम से कम कुछ स्कॉलरशिप मिले जिससे जीवन यापन चल सके। फाइनली उन्होंने एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया, और जब उसको रखा गया उनके सामने, सब लोगों ने अपना अपना प्रोजेक्ट रखा, उस पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को प्रोफेसर सारा भाई ने उनको एक जो है ना स्कॉलरशिप दिया, जिससे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना जीवन यापन करने लगे। और वहीं से जो है इनका ये सफ़र शुरू हुआ, और करते करते बहुत बड़े मकाम पर पहुँचे, मिज़ाइल मैन कहे जाने लगे। मिज़ाइल मैन, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिज़ाइलें बनाई। हम जब जानते हैं अग्नि, त्रिशूल, ये बहुत देश की गरिमा को, देश की शक्ति को बढ़ाती हैं। ऐसा इन्होंने कारनामे दिखाए, जौहर दिखाए। ये हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो व्यक्तित्व था, ये ऐसा व्यक्तित्व था जिसमें बहुत ही निष्ठा, बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही लगन, बहुत ही प्रयास दिखता है। तो सुधांशु शेखर PRO। अध्यक्ष महोदय का निर्देश है 2-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करने का। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि इतनी बड़ी हस्ती जो 192 देश जिनकी जयंती मनाती है, उतनी बड़ी हस्ती को समय के 2 मिनट के छोटे से कटोरी में कैसे लोग संभालेगा, यह भी एक आश्चर्य की बात होगी। फिर भी आप 2 मिनट के बदले 3-4 मिनट में बता सकते हैं। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय और आयोजक डॉक्टर मधेपुरी सर सहित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, और सभी छोटों को मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे शहर की 2 युवा प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया गया है। मैं सबसे पहले अपनी छोटी बहन ललिता जी और भाई अरुण जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे आप और आगे बढ़ें, और न केवल मधेपुरा में बल्कि देश के कोने कोने में आपका सम्मान हो, यह हमारी कामना है। और मैं आज इस अवसर पर कलाम साहब को अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और निश्चित रूप से वो हमारे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और अभी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्नातक में TNV कॉलेज भागलपुर में पढ़ाई करता था, तो मैंने एक कादम्बरी क्लब नामक एक संस्था बनाई थी, जो कि उसके माध्यम से हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित करते थे। और उसमें हमने कलाम साहब के जन्मदिवस पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया था अपने उस कादम्बरी क्लब के माध्यम से, जिसमें हमारे शहर के कई गण्यमान्य लोग आए थे। तो उस समय से ही कलाम साहब का व्यक्तित्व हम लोगों को हमेशा प्रेरणादायी लगता था,
और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जीवित में हम लोगों ने जन्मदिवस मनाया हो। उसमें सिर्फ एक कलाम साहब ही थे जिनका जन्मदिवस हम लोगों ने मनाया था। तो निश्चित रूप से ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज देश दुनिया में इन्होंने जो कार्य किया है उसकी चर्चा है और निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणादायी है। और ऐसे लोगों का जन्मदिवस और पुण्यतिथि निश्चित रूप से हमें मनाना चाहिए। ऐसे जन्मदिवस और पुण्यतिथि भी आज हम लोग राजनीतिक रूप से मनाते हैं। कभी किसी का आगे बढ़ जाता है, कभी किसी का पीछे छूट जाता है। कोई महापुरुष कभी चर्चा में आ जाते हैं, कभी तो बदलते रहता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो शाश्वत हैं, सभी समाज के सभी वर्गों के द्वारा जिनका सम्मान है, जिनका मनाया जाना चाहिए, वैसे लोगों में कलाम साहब हैं। और जन्मदिवस को हम कैसे मनावें यह भी एक तरीका है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो तरीका है कि उस अवसर पर हम अपनी प्रतिभाओं को सम्मानित करें, यह सबसे बेस्ट तरीका है। इसके लिए भी मैं मधेपुरी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सर आपने जो यह सम्मान करने का यह आपके अंदर जो जज्बा है, यह निश्चित रूप से हम सबों के लिए प्रेरणादायी है। आपके इस प्रयास से हमारे क्षेत्र की युवाओं को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। आप स्वस्थ और दीर्घायु हों और हम सबों को लंबे समय तक आपसे प्रेरणा मिलती रहे, हम यही कामना करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। PRO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा के अंदर ही अपनी बातें समाप्त कर ली उन्होंने। मैं बीच बीच में एक आध बात कलाम साहब की कह देना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी आदमी भारत का हो, चाहे वो युवा हो या बच्चा हो, किसी को अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर दैवीय शक्ति है और अपने अंदर के उस तेज को पंख लगाते रहना चाहिए ताकि वो दुनिया में चारों तरफ अच्छाइयों का प्रकाश फैला सके। उनकी संवेदनशीलता इतनी अधिक थी कि उस संबंध में मैं एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ कि वो पहली बार जब राष्ट्रपति बने तो 2 अक्टूबर को आए गांधी जी के राजघाट पर वो फूल चढ़ाने के लिए। तो जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वहाँ गेट के पास उतरे और वहाँ कुर्सी लगी हुई थी, उस पर बैठने का इशारा हुआ, बैठे। उसके बाद एक मतलब पूरा सर्विस होल्डर जो उसी काम के लिए सर्विस करता है, वो अच्छा ड्रेस पहने हुआ, जो उसका ड्रेस था वाइट, और वो तुरंत झुका और कलाम साहब के जूता की तरफ उसका फीता खोलने के लिए जैसे छुआ तो कलाम साहब पीछे हट गए। लेकिन जो था वहाँ पर वो कहा कि जो ये नियम है सर, तो वो किसी तरह आँख ताँख बंद करके वो कर लिए, सह लिए। और दूसरे 2 अक्टूबर को जब वो आ रहे थे यहाँ, तो गाड़ी में ही अपने से जूता मोजा उसा खोल करके रख दिए थे कि कहीं दूसरे आदमी को खोलना नहीं पड़े। वो ऐसा संवेदनशील थे। और दूसरी बात, जैसा कि कहा कि शिलांग में जब जा रहे थे गाड़ी से, तो उस समय में आगे में जो एक मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो जाता है, जो खड़ा होकर के और बंदूक लिए एकदम आगे या पीछे चलता है, तो आगे वाले को देख करके वो अपने PA को बोलते थे कि वो आदमी कितना देर से खड़ा चल रहा है, 1 घंटा हो गया है, उसको बोलो, फ़ोन करो कि बैठ जाएगा। कोई उतने देर खड़ा रहना ठीक नहीं है। और जब वो माने उतरे वहाँ पर, उनको सलामी दी जा रही थी, तो उस समय में वो टेबल पर चढ़ने के बाद बोले कि पहले उस आदमी को बुलाओ जो बहुत देर तक खड़ा आगे आगे जा रहा था बंदूक लिए हुए। उसको बुलाया, हाथ मिलाए कि आपको मेरे कारण बहुत कष्ट तो नहीं उठाना पड़ा, 1 घंटा आप खड़ा रहे। इतने संवेदनशील थे वो। और ढेर सारी कहानी है कि जो आकाश मिसाइल का टेस्ट करना था, तो बालासोर के जंगल में वो एक टीम को भेज दिए कि देखो जहाँ पर जगह मिले, माने 100 वर्ग मीटर का, वहाँ पर वृक्ष एक भी नहीं कटना चाहिए। लेकिन ये जब गए वहाँ तो
वहाँ बीच में एक ही ठो वृक्ष था बड़ा सा, वो कटने से पूरा एरिया मिल जाता। उसी में 2 4 6 मारा जैसे देख रहे थे, बस उतर के और दौड़े, जोर से दौड़ करके बोले स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और तब रुका और बोले कि थोड़ा पसीना भी बहाना हो, देखो इस पर कितना चिड़िया का घर सब है, ये सब बेघर हो जाएगा, कहाँ जाएगा ये रहने के लिए, इसको छोड़ दो, चलो घूमो 1-2 घंटा और घूमो, पसीना बहाओ, वैसी जगह ज़रूर मिल जाएगी जहाँ पर कि एक भी वृक्ष काटना नहीं पड़ेगा। तो वो इस कदर संवेदनशील थे, जो माने चिड़िया के लिए भी सोचते थे और वृक्ष के लिए तो माने चाहते ही थे कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अभी अपने शिष्य डॉक्टर अरुण कुमार से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और उतने ही देर जितना देर में सुधांशु जी अपनी बात समाप्त किए, उतनी ही देर में। इस समारोह के आयोजक मेरे गुरु प्रोफेसर मधेपुरी साहब, अध्यक्ष के रूप में हमारे इस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, हमारे अनुज PRO साहब सुधांशु जी, ललिता जी, अरुण जी, हमारे सामने बैठे हुए सभागार में हमारे सभी मित्रगण, प्रोफेसरगण, जितने शिक्षक कर्मचारी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं भी इस कॉलेज का ही छात्र रहा हूँ इस इंटर में, और पहली बार मुझे लगता है कि इस कॉलेज में एक बोलने का मौका मिला है। आज जिस मनीषी के याद में पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में तो जावेद जी और हमारे गुरुदेव जितना कर चुके हैं वो काफ़ी है, समय का भी सीमा है मेरे सामने। लेकिन एक बात मैं कलाम साहब का एक बात मैं कहूँगा। कलाम साहब की जो एक बात, उनका एक कहना था कि कोई भी आदमी कितना भी मूर्ख क्यों न हो, कितना भी अनपढ़ क्यों नहीं हो, वह भी तीव्र बुद्धिमान बन सकता है। सिर्फ कंडीशन एक है कि वह अपने को ये समझे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ना समझ हूँ, अनपढ़ हूँ, इतना खाली समझ ले तो वह बहुत बड़ा बुद्धिमान बन सकता है। एक बहुत मतलब एक फुल भी जीनियस हो सकता है, ये कलाम जी का कहना था। और कलाम जी का ये भी कहना था कि एक जीनियस भी अपने को फूल बना सकता है, खाली वो समझ ले इतना कि मैं बहुत जीनियस हूँ, तो वह मूर्ख हो जाएगा, फूल हो जाएगा। ये कलाम जी का। और समय सीमा का अंदाज का लिहाजा रखते हुए मैं दोनों खिलाड़ियों के लिए भी एक शब्द कहना चाहूँ। इनको, अरुण जी को तो मैं जब से लगता है कि मुझे होश है तब से इनको जान रहा हूँ मैं, और वास्तव में इन्होंने जो कबड्डी को राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहुँचाया, इस खेल को, या धाविका के रूप में, जिनको हम लोग मधेपुरा का उड़न परी कहते हैं। हम लोग पहले सुनते थे PT उषा के बारे में, उड़न परी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर उड़न परी है तो ये कम से कम हम लोग के कमर्शियल लेवल की उड़न परी तो जरूर हम लोग कह सकते हैं। और इन दोनों को भी मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग आगे बढ़ें, क्षेत्र का, देश का, राज्य का नाम ऊंचा करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दोनों को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। हर्षवर्धन तो किसी के, जिस तरह से ये दोनों विभिन्न राज्यों में अपना सिक्का जमाया है, वो वक्ता के रूप में हर्षवर्धन बहुत जगह पर जा के और पुरस्कृत हुआ है। इसका भी पुरस्कार बनता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। क्योंकि वक्त भी काफ़ी कम है, सबकी अपनी परेशानी है। हम मंच का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने
बहुत छोटा कद होने के बाद भी इस बड़े मंच पर जगह दिया, जहां हमारे सारे के सारे लोग गुरुजन बैठे हैं। मात्र अरुण भैया और उसके बाद ललिता ही जिनके समकक्ष हम आ पाते हैं उम्र के तकाजे में, बाद बाकी सभी लोग गुरु हैं। आगे जो लोग भी हैं वो भी लोग हमसे बड़े हैं। तो इन जुमलों के साथ बिना किसी का नाम लिए हुए कि इज्जत आसमा के वो खूबसूरत चांद सितारे जिनमें किसी का नाम न भी लूँ तो उनकी रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके कबल हमारा ये फर्ज भी बनता है, चूँकि जिस महाविद्यालय की स्थापना 1952 में हुई और ये महाविद्यालय बाद के दिनों में विश्वविद्यालय की जननी बनने का आधार बना, और जिस महाविद्यालय में पहले प्रधानाचार्य बिहार के चर्चित विद्वानों में शुमार प्रोफेसर रतन चंद्र जैसे व्यक्ति बने हों, और जो हमारा अतीत है, जिनके नाम पर हमारा ये मुख्य द्वार भी है, और उसी अतीत के वर्तमान हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर आज के वर्तमान हैं। चूँकि प्रधानाचार्य बनने के बाद यह हमारी इत्तेफाक, हमारा दुर्भाग्य भी है कि इतना लंबा अंतराल के बाद जो है पहली मुलाकात हो रही है। तो हमारी तरफ से दिली बधाई, और हम ये कामना करेंगे कि जितना हमारा अतीत खूबसूरत रहा है, विश्वविद्यालय की जननी बनी है, आपके नेतृत्व में, चूँकि आपकी योग्यता, सौम्यता और विद्वता, इसकी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके अंदर नेतृत्वकारी क्षमता है। यह सुखद संयोग है कि आप पहले से ही शैक्षणिक दौर में नेतृत्वकारी क्षमता के धनी रहे हैं, तो इसका लाभ इस महाविद्यालय को मिलेगा। और चूंकि इस महाविद्यालय से का मैं छात्र रहा हूं, तो हमेशा हमारे दिल में यह रहता है कि अगर सभी महाविद्यालय आगे बढ़ें तो टीपी कॉलेज उसमें आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका आभार, आपका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर कलाम के बारे में कुछ भी कहना, कितने भी कसीदे पढ़े जाएँ वो कम है। डॉक्टर कलाम चूँकि एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके मरने के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ के श्रद्धांजलि दी, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री उनके गांव तक पहुंचे, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसे कि जनता का राष्ट्रपति कहा गया, एक ऐसा राष्ट्रपति जब मरा तो कई लोगों ने लिखा, लगता है 21वीं सदी में शून्यता आ गई है। और भारत में शायद शून्यता सबसे ज़्यादा आ गया है, क्योंकि डॉक्टर कलाम के मरने के बाद ये सवाल आया कि भारत में ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे विश्व पटल पे हम अपनी चर्चा बटोर सकेंगे। ये शब्द बटोरे गए। हिंदू मुस्लिम की गहराती राजनीति के बीच में भी डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति बने, जनता के राष्ट्रपति बने। ये सबसे बड़ी बात रही। डॉक्टर कलाम ने खास तौर से जो बच्चों के साथ जो संवाद स्थापित किया, राष्ट्रपति को आम आवाम के लिए जो खोला, ये बड़ी बात थी। यही कारण है कि बच्चों का अगर पंडित नेहरू को चाचा कहा जाता है तो डॉक्टर कलाम को काका भी कहा जाता है। मधेपुरा सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर कलाम के नाम पे कई कार्यक्रम हुए, उनके नाम पे पार्क हैं और लगातार कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो डॉक्टर मधेपुरी सर को जाता है। और मैं विशेष तौर पर कई अवसरों पर कहता भी हूँ कि चूँकि मधेपुरी सर की सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में जितना वो ताजगी रखते हैं, जोश रखते हैं, उतना हम लोग इस उम्र में भी नहीं रख सकते हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हमारे बीच में आप जैसे गार्जियन हैं, आप इसी तरह लोगों का उत्साह करते रहें। सुधांशु भैया ने सही कहा कि ऐसे आयोजनों की सच्ची सार्थकता है कि प्रतिभाओं का सम्मान हो। निसंदेह कबड्डी को अरुण कुमार ने जो कबड्डी बना दिया, मधेपुरा में अगर कोई खेल है तो पहले नंबर पर है, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और कबड्डी की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंचों पर है। दूसरा ये है कि ललिता ने जो अपनी पहचान बनाई है वो मिसाल है, वो इस बात का मिसाल है कि रेत में भी कोई पौधा खिल सकता है। वो इस बात का भी मिसाल है कि समुद्र में कोई इमारत बनाई जा सकती है। वो इस बात का भी मिसाल है कि आकाश में दौड़ा जा सकता है। वो इस बात का भी मिसाल है कि ज़मीन पे उड़ा जा सकता है। क्योंकि सुमन भारती ललिता ने उस दौर में अपनी सफलता राष्ट्रीय फलक पर लाई जिस दौर में उसे बचपन में माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, बाद में नाना नानी का सहयोग भी उतना मजबूती से नहीं मिल सका। सुमन ललिता आज जो भी है वो अपनी बदौलत है, अपने कोच, अपने सहयोगियों के बदौलत है। तो निश्चित रूप से सुमन ललिता उन लोगों के लिए मिसाल है। मैं बस इतना ही, बिना कोई आज़ादे बात कहे हुए, कि जो कहते हैं कि परेशानियां आगे बढ़ने में बाधक है, इससे बड़ी परेशानी नहीं हो सकती है कि माँ की छाया और बाप का लाड़ प्यार जो है सो साथ छोड़ दे, नाना नानी और परिजनों का लाड़ प्यार साथ छोड़ दे। उसके बावजूद भी अगर कोई आगे बढ़ता है तो मैं मधेपुरा की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ कि माँ बाप का साथ छूटा, नाना नानी का प्यार छूटा, परिवार वालों ने त्यागा, उसके बावजूद मधेपुरा ने अपनी बेटी बना करके आज जो है उसे लाल प्याल सब कुछ दे के पाला है। मधेपुरा की धरती को भी प्रणाम करना चाहिए। मैं उन तमाम गार्जियनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ललिता के बढ़ते कदम में कभी कमजोरी को आड़े हाथे नहीं आने दिया। ललिता को विशेष तौर पे बधाई, और अरुण भैया को विशेष तौर पे बधाई जो कबड्डी को अपना जीवन मानते हैं। और पुनः बिना वक्त जया किए हुए इन्हीं शब्दों के साथ कि न शिकवा न शिकायत न कोई गिला करते हैं, आप सब खुश रहें, अपने रब से दुआ करते हैं। आपने मौका दिया, बहुत बहुत आभार। और पुनः सुधांशु भैया के शब्दों में मधेपुरी सर के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना हम करते हैं कि आपका लगातार ये प्रयास रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू जी आइए, आइए तो
परम आदरणीय उपस्थित सभी बुद्धिजीवीगण, हमारे गुरुजन, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुमन भारती ललिता को क्लास 7 से इनको ट्रेनिंग दिए, और जब मैं स्टेडियम में बैठे थे उस समय ये अकेली आई थी, इतनी में थी, और ये मेरे पास आई और बोले कि सर मेरा न माँ है न पिताजी है, न भाई है न बहन है, न नाना न नानी है। और मुझे कोई बोला कि यहाँ मधेपुरा में कोई अगर आपका करियर बना सकता है तो वह शंभू सर है, जो आपको जो है ना उस मुकाम तक ले जा सकता है, जिनके पास ये क्षमता है, जो आपको कोचिंग करा करके ट्रेनिंग दे सकते हैं, और आप उनको है आज जानकारी जो आपको करा सकते हैं, और बहुत आदमी से जान पहचान है जो आपको जो है ना एजुकेशन भी करा सकते हैं। तो हमने इनको कहा ठीक है, तो हमने सोचे सबसे अच्छा कैसे होगा इसका एजुकेशन। सबसे पहला तो एजुकेशन है, विदाउट एजुकेशन का कोई काम तो होगा नहीं। तो हमने अपने पूर्व सांसद पप्पू भैया से मिले आईबी में, उनके पास ले गए इनको, हमने उनको सारी बात बताए, तो वो बोले ठीक है, आप इनका जो है ना कोई चिंता मत करिए, हम इनको जो है ना मदद करेंगे। वो जो है इनको अविलंब जो है फ़ोन करके कस्तूरबा विद्यालय में इनका नाम लिखाए, और कस्तूरबा विद्यालय में करके वहाँ से जो है ना ये पढ़ी, फिर ये घेलार से मैट्रिक की। उनके बाद जो मैट्रिक करने के बाद यहाँ प्रिंसिपल साहब थे कौन प्रिंसिपल साहब थे, केपी सर, उनसे हम आग्रह किए सर ये इस तरह की लड़की है सर, और हम कोच हैं, हम तो स्पोर्ट्स करा देंगे, लेकिन सर एजुकेशन इनका कैसे होगा। तो बोला ठीक है, हम इनको अपना जो है ना बेटी मान करके कॉलेज का गोद लेते हैं और हम इनको एजुकेशन देंगे। तो उन्होंने मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन करा दिए। ग्रेजुएशन कराने के बाद हमने इनको पीजी कराए, इनका स्पोर्ट्स एजुकेशन चलते रहा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते करते ये जो है ना राज्य स्तर पर कई गोल्ड मेडल लिया, फिर जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर 2 मैराथन भागी 42 किलोमीटर इलाहाबाद में, फिर पटना मैराथन जो है ना 2 बार जो है ना ये गोल्ड मारी, फिर जो है ना मंदार मैराथन आप लोग जानते होंगे वो जीती। इसी तरह आपका जो है ना ये सब जीतते रही। फिर जो है ना आपका यूनिवर्सिटी खेल कूद होता है, आप लोग जानते होंगे, उसमें इन्होंने अपने बल पे जो कई बार चैंपियन खुद हुई। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस में मधेपुरा कॉलेज में एडमिशन करवाए अशोक बाबू से कह के, तो उन्होंने भी इनसे 1 रुपया नहीं लिए और बोला शंभू जी हम इनका जो है ना जितना संभव होगा हम मदद करेंगे। फिर उसमें रह करके ये अकेले बल पे यूनिवर्सिटी में महिला वर्ग में इस कॉलेज को चैंपियन कराए यूनिवर्सिटी में। तो ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट की, फिर ओपन से नेशनल भी रिप्रेजेंट की। आपका प्राइज मनी भी कई बार जीता इन्होंने। इस बार अभी हुआ पटना मैराथन 21 किलोमीटर, जिसमें ये ट्रेनिंग करते हुए बीएमपी में ट्रेनिंग करते हुए फिर भी हम इनको कहते रहे कि तुमको जब भी जितना समय मिले, आधे घंटा वर्क मिले, पौने घंटा मिले, रात में मिले, सुबह में मिले, जब मिले उस समय तुम अपना समय निकाल करके तुम ट्रेनिंग करो और उतना ही ट्रेनिंग तुम्हारे लिए फ़ायदा कर जाएगा। और वही ट्रेनिंग करके ये पटना मैराथन जीत करके ये इनको जो है ना 1.5 लाख रुपया मिला। अरुण से मैं चाहूँगा कि ये आए और 2 मिनट में अपनी बात कह करके तब अध्यक्ष महोदय अपना अध्यक्षीय भाषण देके समाप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सबसे पहले टीपी कॉलेज के स्मार्ट क्लास की सभागार में उपस्थित गुरुजनों, साथियों, आज जिनकी पुण्यतिथि पर हम लोग खड़ा हुए, सौभाग्यशाली हूँ मैं। 2002 में APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 2002 में स्काउट गाइड के क्षेत्र से। आज उनकी पुण्यतिथि पर मुझे सम्मान समारोह और सम्मानित किया जा रहा है। ये मेरे लिए जीवन का सबसे खुशी का दिन है और गौरवशाली दिन है। मैं मधेपुरी सर को इस मन से कोटि कोटि आभार और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मधेपुरा में मुझे ऊर्जान्वित और प्रेरित करते हर कार्यों के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मधेपुरा एक छोटा सा शहर में जब मैं कबड्डी को अगर इस मन से मैं गुरु का नाम नहीं लूँ तो शायद वो अधूरा होगा। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। मैं पूज्य गुरुदेव संत बाबू को यहीं से मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक समय था जब मैं साइकिल से निकला था 13 ब्लॉक, तो उस समय मुझे इसी शहर के लोग, चाहे वो शिक्षक हो, कुछ लोग कहते थे ये पागल हो गया है। सच्चाई में बोल रहा हूँ सर, मैं सच्चाई वाक्य आपको बता रहा हूँ। मुझे उस समय कहा गया था पागल हो गया है। आज जब हिंदुस्तान के कोने में मैं खड़ा होता हूँ, CISF और इंडिया और सर्विसेज की टीम खड़ा होती है और वहाँ उस टीम के कोच IAS और IPS होते हैं, तो वहाँ एहसास होता है कि मेरा क्या जगह है और 40 मिनट के लिए उनका क्या जगह है। वो नीचे बैठते हैं और मैं विसिल लेके जब रेफरी की भूमिका में आता हूँ और जब मेरा रेड कार्ड और पीला कार्ड निकलता है तो उस समय पता चलता है एक खेल में IAS और IPS खिलाड़ियों का और खेल प्रशिक्षकों का क्या सम्मान करते हैं। उस समय एहसास होता है सर, जो खिलाड़ियों का पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में सम्मान होता है। ये कलाम साहब के भी नाम से, अब साउथ में आप जाएंगे इनके नाम से बड़ी बड़ी टूर्नामेंटें होती है, उसमें भी जाने का अवसर प्राप्त मुझे मिला है। कई टूर्नामेंट में मुझे भी सम्मान का अवसर दिया गया। इसी कॉलेज का मैं इंटर का छात्र रहा हूँ। दुर्भाग्य है उस समय जब मैं इंटर कॉलेज खेलने की बात आई, सर कागज़ पे चयन हो गया, कागज़ पे खिलाड़ी खेलने चला गया। मुझे खेलने का अवसर नहीं मिला इस विश्वविद्यालय से कबड्डी का। अगर इस विश्वविद्यालय से मैं कबड्डी अगर खेलता तो मैं आज NIS पर शिक्षक होता और मैं A ग्रेड का कोच बिहार का होता। दुर्भाग्य नहीं मिल सका। खैर देरी से ही दुरुस्त, अभी मैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक हूँ इसी जिले में मध्य विद्यालय बेलारी में। मुझे खुशी हो रही है, इसी साल मुझे पूरे हिंदुस्तान में जब खेलो इंडिया जैन विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ तो बिहार से मेरा सिंगल टेक्निकल ऑफिशियल तकनीकी पदाधिकारी के लिए हुआ और मैं गया, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व जैन विश्वविद्यालय में किया। और सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जाती है, मैं वो सुविधा बोलूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। कम से कम सर 40,000 का जो कपड़ा होता है वो दिया और 30 से 32,000 मेरी पेमेंट जैन विश्वविद्यालय ने दिया। ये हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है, आज कुलपति महोदय नहीं है। मैं इस मंच से कलाम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। मधेपुरा विश्वविद्यालय में खेल की व्यवस्था अगर देखी जाए वर्तमान में है तो उनकी स्थिति शून्य पे है। कैसे मधेपुरा का BN मंडल विश्वविद्यालय का खेल बिहार के पैमाने पर 1 नंबर पे आएगा, इसके लिए कुलपति महोदय इस जिले की नहीं, इस परमंडल की, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले खेल शिक्षकों, प्रशिक्षकों और आचार्यों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार किया जाए ताकि BN मंडल विश्वविद्यालय का हिंदुस्तान में 1 नंबर में नाम आ सके। दोस्तों, मुझे कहने में कोई शक नहीं हो रहा है, मधेपुरा में मैंने लड़ा और संघर्ष किया। आज आप जाके देखिए BP मंडल इंडोर स्टेडियम में 26 लाख का वुडलैंड कोर्ट लगा है, बैडमिंटन का 4 लाख का कोर्ट लगा है, कबड्डी का 9 लाख का मैट है, हाई जंप का 3 लाख का नीलको का गद्दा है, टेबल टेनिस का बोर्ड है। यानी कि लगभग में जितने खेल है उतने खेल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का मैंने दिन रात एक किया, वहाँ करवाने का काम किया है। विश्वविद्यालय में जगह है, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में PTI सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुश्किल से हमें लगता है कि एक PTI होगा टीपी कॉलेज में, उसके बाद वहाँ की सभी जगह एडहॉक पे है, सेवानिवृत्त PTI से समय लिया जा रहा है।
हम लोग बीपीएड एमपीएड करके घर बैठे हुए हैं। हमारे साथी मधेपुरा में इतना बीपीएड एमपीएड है, उनसे भी अगर एडहॉक पे काम लिया जाएगा तो इस विश्वविद्यालय का खेल पूरा तो नहीं, कुछ न कुछ जरूर एक पलट पे, एक रास्ते पे जरूर आएगा। ये आग्रह करना चाहूंगा मैं प्राचार्य महोदय से। इन बातों को विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय के हाथों समक्ष रखा जाए, ताकि विश्वविद्यालय में जहां पीटीआई नहीं है उस जगह पीटीआई की भर्ती हो, जैसे भी हो भर्ती हो, ताकि खेल का स्वाभाविक विकास हो सके और इस विश्वविद्यालय का नाम दूसरे राज्य में हो सके। जिस तरह तरंग में जाता है, इस विश्वविद्यालय के बच्चे 2 गेम में 3 गेम में कम से कम मेडल जरूर आता है, एथलेटिक्स, कबड्डी और टेबल टेनिस में। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के टीम चाहे वो क्वार्टर फाइनल में हारे, सेमीफाइनल में जाके हारती है, टेबल टेनिस में मेडल मिला है, एथलेटिक्स में मेडल मिला और खो खो में मेडल मिला है। हमें प्रशिक्षक नहीं होगा तो बच्चे मेडल कैसे लाएंगे? उनको प्रशिक्षित करने के लिए कोच की आवश्यकता है, कोच की जरूरत है। तो विश्वविद्यालय अगर चाहे तो जरूर कोच एडहॉक के पर और अनुबंध के आधार पर रखकर प्रशिक्षित कर इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम को ऊंचा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाइए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं देखता हूँ तो शिवनंदन बाबू हैं, छोटे लाल बाबू हैं और बहुत सारे लोग हैं इनको कि आना चाहिए यहाँ पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए, लेकिन समय अभाव है और कुछ कार्य व्यस्तता ऐसी है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और टीपी कॉलेज के स्मार्ट क्लास में आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आठवां पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर उपस्थित मैं आयोजक कहूँ उन्हें या अभिभावक कहूँ, डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी जी, जो अवकाश प्राप्त करने के बावजूद भी आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं और छोटी बड़ी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में ये उत्साहवर्धन का काम करते हैं। आज जिन मानव का पुण्यतिथि है, मैं उन्हें अपने हृदय से, अपने दिल के गहराई से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ कि ऐसे लाल इस धरती पर आए जो विश्व विख्यात हुए। वैसे तो और भी हमारे बीच बहुत बड़े बड़े विद्वान, राष्ट्रपति या विभिन्न प्रकार के आए, लेकिन जो उपाधि, जो ऊंचाई इन्होंने प्राप्त किया वो किसी ने नहीं प्राप्त किया। इसका मुख्य कारण था कि ये एक अति साधारण परिवार से आते हैं। जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में अपने हिसाब से जो कुछ भी जानकारी जिनके पास था सब ने कहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम को विशेषण की आवश्यकता नहीं है, इसमें ढेर सारा है। ये तो लगता है कि इनके जीवन ही एक दर्शन का है, जहाँ से हर स्टेज पर एक एक शोध किया जाए, एक एक अध्याय एक एक दिन पर यदि किया जाए तो कुछ न कुछ उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। फिर भी शिक्षक के प्रति उनकी, मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि शिक्षक के प्रति वो कितने संदिग्ध थे कि एक बार बनारस में दीक्षांत समारोह में हुए, उनको आमंत्रित किया गया तो राष्ट्रपति के रूप में वो आ रहे थे, तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा चेयर लगाया गया था। और जब वहाँ पर पहुँचे मंच पर वो, तो अपने चेयर बड़े होने के कारण उस पर वो नहीं बैठे, वहाँ से हटवा दिए उस चेयर को और उन्होंने कहा कि नहीं, कुलपति मेरे बगल में बैठेंगे
और मैं बड़े चेयर पर बैठूंगा और वो छोटे चेयर पर बैठेंगे, ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए एक लाइन में, एक कतार में सभी कुर्सी को रखिए, मैं तब बैठूंगा। और बड़ी कुर्सी को हटाकर वे एक बराबर कुर्सी को लगवाए और उस पर बैठ करके जो कार्यक्रम था उन्होंने किया। ऐसे ढेर सारे, मैं तो कहा कि एक एक दिन में हमको लगता है कि उनका 10-10, 20-20 संस्मरण सामने है जो सबको पता है। इसकी व्याख्या यदि कायद इसके लिए इतना कम समय में संभव नहीं है, लेकिन हम लोग तो कम समय लेकर के आते हैं। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक तो 3 बजे का टाइम रखा गया था, माननीय को आना था, माननीय को कुछ परेशानी के कारण वो नहीं आ पाए, नहीं तो इसकी शोभा और बढ़ती। फिर भी आपने धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में साथ दिया, आपने, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतने धैर्य से आपने अभी तक इस कार्यक्रम में सहयोग किया।